हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पहले हम कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। दो एग्जाम्पल्स हैं, एसएल अरोरा की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। पहले मैं आपको वो दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा। उन दोनों क्वेश्चंस को समझने के बाद आप काफ़ी हद तक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस कर पाएंगे। उसके बाद इसी वीडियो में डाइलेक्ट्रिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे। डाइलेक्ट्रिक, उसके बाद पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, उसका पोलराइजेशन डेंसिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, उसके बाद इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी में एक रिलेशन। इतनी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ये कुछ एसएल अरोरा की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिनमें ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है। इस तरीके का एक सर्किट बना हुआ है और ए और बी के बीच में ये 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी गई है। ज़रा देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं सबकी कैपेसिटेंस इक्वल दी गई है, C माइक्रोफेरेड। हमने इससे पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक, कि कब कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे और कब कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने आपको बताया था कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स एंड टू एंड जुड़ी हों और सभी कैपेसिटर प्लेट्स पर सेम चार्ज हो तो वो सारे के सारे कैपेसिटर्स सीरीज़ में कनेक्ट होंगे। और अगर जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनकी प्लेट्स सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट हों तब ऐसे कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे। अब जरा आप यहाँ से देखिए, ये पॉइंट ए है। इन दोनों कैपेसिटर्स को देखिए आप, इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट और इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट, ये दोनों इस वाले पॉइंट से कनेक्ट है। ठीक है, इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट इस पॉइंट से कनेक्ट है और इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट इस वाले पॉइंट से कनेक्ट है। यही आपको कन्फ्यूज़न हो रहा था। हमने आपको बताया था कि अगर दो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स एक ही पॉइंट से जाके कनेक्ट होंगी इस तरह से, तब वो पैरेलल में होंगे। तो यहाँ आपको लग रहा है कि इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट तो एक पॉइंट से कनेक्ट है, लेकिन ये इस पॉइंट से है, ये इस पॉइंट से है, इसलिए ये पैरेलल में नहीं है। लेकिन जब भी हमें कोई एक सीधी लाइन किसी सर्किट में दिखाई देगी तो ये सीधी लाइन का मतलब है हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट करने का मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है वही पॉइंट ये है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आपको इस तरह की स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है तो उसका मतलब हमने उन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर दिया है। ये दोनों पॉइंट अब एक ही हैं। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों पॉइंट को हमने शॉर्ट कर दिया है तो ये दोनों कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल में C = C1 + C2 होता है, तो C और C 2C हो जाएगा। और जितने भी कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो वो दो पॉइंट से ही कनेक्ट हैं, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में आप सारे कैपेसिटर्स हटाइए और केवल एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा दीजिए। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हम एक ही कैपेसिटर लगा दें, तो ये वाला कैपेसिटर हटा दो और इसकी जगह यहाँ कर दो आप 2C। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इन दोनों कैपेसिटर्स को देखें तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये शॉर्ट, इसलिए ये दोनों कैपेसिटर्स भी पैरेलल में कनेक्ट माने जाएंगे।
तो भाई C और C ये भी हो गया 2C। ठीक, अब एक ब्रांच ये हो गई और एक ब्रांच ये हो गई, और इस ब्रांच में 2C और C सीरीज में कनेक्ट है। मान लीजिए पहली ब्रांच की कैपेसिटेंस C1 है और दूसरी ब्रांच की कैपेसिटेंस C2 है। तो जरा C1 को देख लीजिए, 1/C1 इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/2C, 2C 2 + 1 3/2C, and C is equal to 2C/3, और ये भी C2 के इक्वल भी होगा। ठीक, अब इन दोनों जो ब्रांचेज हैं ये पैरेलल में कनेक्ट हैं, क्योंकि देखिए एक ब्रांच ये और ये दोनों कॉमन पॉइंट A और B से कनेक्ट हैं, और पैरेलल में C1 + C2। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 + C2 2C/3 प्लस 2C/3, दैट इज 4C/3। जो भी आपको दिया हुआ है माइक्रोफेरेड में दिया है, तो माइक्रोफेरेड में जो भी यूनिट दी गई है वो यूनिट आप यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अभी कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए एक और अभी उसी एक्सरसाइज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें A और B के बीच में एक इस तरह से कुछ कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं। ये 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, और ये 3 कैपेसिटर्स 1 माइक्रोफेरेड के लगे हुए हैं। यहाँ भी हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। कैसे करेंगे? अगर आप यहाँ से देखें, क्योंकि हम जब भी A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो उसका मतलब बैटरी को हमें A और B के बीच में लगाना है। चार्ज यहाँ से चलना शुरू होगा। मान लीजिए चार्ज यहाँ से चलना शुरू हुआ, इस कैपेसिटर पे सबसे पहले चार्ज आया, फिर इस पॉइंट पर आके ये चार्ज डिवाइड कर गया। यानी जितना चार्ज इस कैपेसिटर पे है उतना चार्ज इस पे नहीं है। तो ये दोनों सीरीज़ में नहीं है क्योंकि चार्ज कुछ डिवाइड होकर नीचे चला गया। ये दोनों पैरेलल भी नहीं है क्योंकि ये दोनों प्लेट्स इस पॉइंट पे कनेक्ट तो हैं, लेकिन ये A पे जा रही है, ये B पे जा रही है। तो ये दोनों ना तो सीरीज़ में है ना पैरेलल में है। ये दोनों भी ना तो सीरीज़ में है ना पैरेलल में। तो यहाँ से शुरुआत नहीं हो सकती। अब आगे बढ़ते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। जो चार्ज इस कैपेसिटर पे आएगा, आप देखिए वही चार्ज इस कैपेसिटर पे आएगा। देखिए आप एक ही लाइन में है। तो सबसे पहले हमें ये एक दो कैपेसिटर्स ऐसे मिल गए यहाँ जो कि सीरीज़ में कनेक्ट। ठीक, सबसे पहले इन दो कैपेसिटर्स को हम सॉल्व करेंगे। और सीरीज़ में कैपेसिटेंस होती है 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/2 प्लस 1/2, दैट इज़ कितना हो जाएगा ये 1/2/2, दैट इज़ C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी 1 माइक्रोफेरेड। तो इन दो की जगह केवल आप एक कैपेसिटर लगा दो जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी 1 माइक्रो। अब आप अगर देखें तो ये 1 और 1, इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट इस पॉइंट से, इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट इस पॉइंट से कॉमन हो गया, पैरेलल हो गया। और पैरेलल में सीधे सीधे ऐड हो जाता है, तो 1/1 2। ठीक है, तो आप इसको हटा दो और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या कर दो 2 माइक्रोफेरेड। अब आप देखिए ये 2 और 2 सीरीज़ में हो गया। तो 2 और 2 सीरीज़ में 1 आया था। ठीक, तो ये आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। फिर 1/1 2, फिर 2 और 2 1, 1/1 2 और 2 और 2 1। ठीक, इसी तरह से इसको हम सॉल्व कर देंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 1 माइक्रोफेरेड। अब अगला टॉपिक हम लेंगे डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक्स, देखिए डाइइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर चार्जेस फ्री नहीं होते, चार्जेस बाउंड होते हैं।
डाइलेक्ट्रिक्स को हम इंसुलेटर कह सकते हैं, ये एक तरीके से इंसुलेटर ही होते हैं। लेकिन जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव, उन पर फोर्स लगाता है। पॉजिटिव चार्ज पर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाता है और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इससे पहले हमने कंडक्टर्स पढ़े थे। कंडक्टर्स में क्या था कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखते थे, ये अभी मैं कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, तो क्या होता था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस पर फोर्स लगाता था, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ खिंच जाता था और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ खिंच जाता था, और कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती थी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम या तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन बोलते थे, क्योंकि चार्जेस पोलराइज्ड हो गए। ठीक, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आती थी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आती थी। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E0 कह दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन को EP, तो जो नेट फील्ड हो जाएगा वो नेट फील्ड हो जाता था E0 माइनस EP, और वो नेट फील्ड होता था कंडक्टर के केस में 0। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हम ये कह सकते हैं कि जब किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है जितना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। जबकि डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, अगर हम इसी कैपेसिटर के बीच में या इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक डाइलेक्ट्रिक रखें, तो डाइलेक्ट्रिक में चार्जेस बाउंड होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर इन चार्जेस पर फोर्स लग सकता है। यहां पर भी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हुए। ठीक, इन्होंने मॉलिक्यूल को नहीं छोड़ा इलेक्ट्रॉन में, नेगेटिव चार्ज में फ्री नहीं हुआ, लेकिन सेपरेट हो गया, पोलराइज हो गया। इस पोलराइजेशन की वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। मैंने यहां लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन को EP, और एक्सटर्नल फील्ड है E0। लेकिन ये जो EP की वैल्यू होती है वो E0 के इक्वल नहीं आ पाती, ये E0 से काफ़ी कम रहती है। लेकिन चूंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है, इसीलिए जो नेट फील्ड होता है वो नेट फील्ड E0 माइनस EP हो जाता है। मान लीजिए ये नेट फील्ड E है। ये जो नेट फील्ड डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर होता है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है जिसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। इसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक्स। इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक, ये डाइलेक्ट्रिक्स दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या है ये नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स? भाई जो भी मटेरियल होगा वो कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा। हम किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास
एक ही जगह कॉन्साइड कर रहा है, एक ही जगह कॉन्साइड, यानी जहां पॉजिटिव वहीं नेगेटिव, तो ऐसे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हम पढ़ चुके हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। व्हाट इज 2L? 2L इज द सेपरेशन बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, अब सेपरेशन जब होगा ही नहीं तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, और जब डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो हम कहेंगे इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है। जब कोई पोलैरिटी नहीं है तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे एक ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी नहीं है, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। अगर इन मॉलिक्यूल से मिलकर के कोई एक डाइलेक्ट्रिक बना है तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक को हम बोल देते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ऐसे डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, इसके बाद पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो मॉलिक्यूल होते हैं उसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अलग अलग होता है, डिस्प्लेस्ड होता है। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस्ड होता है उसकी वजह से एक सिंगल मॉलिक्यूल के पास भी एक डाइपोल मोमेंट होता है, और इस तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर जब कोई डाइलेक्ट्रिक बनता है तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक, जनरली ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिमेट्रिक होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिक नहीं होते हैं, ठीक, वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे मैं सिमेट्रिक की बात कहूँ तो जैसे मैंने कह दिया आपसे CH4। CH4 आपने केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छा पढ़ा होगा कि कार्बन और चारों तरफ इसके हाइड्रोजन रहता है, एक सिमेट्रिक है, तो जितना डाइपोल मोमेंट इसका इस डायरेक्शन में उतना ही अपोजिट इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कैंसिल कर देता है, ऐसे ये दोनों कैंसिल कर देता है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, तो ये नॉन पोलर होता है। तो जितने भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होंगे वो सब नॉन पोलर होंगे। असिमेट्रिक जैसे H2 वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है कि ये O और जो ये H होता है ये 180 डिग्री पे नहीं होता, 180 डिग्री से थोड़ा एंगल कम होता है, इस वजह से ये डाइपोल मोमेंट इन दोनों का कोई एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है इसकी वजह से H2O एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक, तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर केमिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, केवल बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिक होंगे वो पोलर होंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिक नहीं होंगे वो नॉन पोलर होंगे। ठीक है, मैं उल्टा बोल गया हूँ, सिमेट्रिक नॉन पोलर होंगे, असिमेट्रिक पोलर होंगे। ठीक है, असिमेट्रिक जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस होगा, जिसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होगा, वो पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक पोलर डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल को बनाते हैं। अब एक डाइपोल के पास तो डाइपोल मोमेंट था, क्या पूरा मटेरियल के पास डाइपोल मोमेंट होगा? पूरे मटेरियल का, पूरे डाइलेक्ट्रिक का जो कि पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि मटेरियल के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका अपना एक डाइलेक्ट्रिक इनका डाइपोल मोमेंट है, ये रेंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। रेंडमली ओरिएंटेड का मतलब किसी की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की इधर है तो किसी की इधर है, किसी की इधर है तो किसी की इधर है। इस तरह से इन सब का जो नेट वेक्टर सम होता है वो ज़ीरो होता है। तो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इन सभी मटेरियल्स का नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। लेकिन जब इनको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब इनमें एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है।
चाहे वो नॉन पोलर हो चाहे वो पोलर। भाई अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं कैपेसिटर की प्लेट बना देता हूँ। इसमें मान लीजिए एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक रखा, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके सिंगल मॉलिक्यूल का भी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह सेंटर्ड है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा सा खिंच गया। जिस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज एक ही सेंटर पे था, एक ही जगह सेंटर्ड था, वो अब नेगेटिव इस तरफ डिस्प्लेस हो गया और पॉजिटिव इस तरफ डिस्प्लेस हो गया। ठीक है। और डाइपोल मोमेंट में जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, तो एक डाइपोल मोमेंट इसमें इंड्यूस हो गया, ये डाइपोल मोमेंट। इस तरह से इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें सब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस सेपरेट हो गए और पूरे डाइलेक्ट्रिक में एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक हो रहा तो इसमें एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ऐसे ही अगर इसमें कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक रखा जाए तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में एक सिंगल मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट तो है लेकिन वो रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई डायरेक्शन नहीं है पर्टिकुलर, जिसकी जहाँ मर्जी है उसी डायरेक्शन में है। लेकिन जैसे ही इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पर टॉर्क लगाता है और उसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। तो ये जितने भी डाइपोल्स हैं ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और एक नेट डाइपोल मोमेंट पूरे डाइलेक्ट्रिक्स में प्रोड्यूस होने लगेगा। यह है पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। यहाँ तक हम इतना समझ गए कि चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, जब तक उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं डाइपोल मोमेंट ऐसे डाइलेक्ट्रिक का ज़ीरो होता है, और जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो इसमें एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। अब एक जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक। देखिए, जब किसी डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक में एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। मान लीजिए ये कैपेसिटर की प्लेट है और प्लस इसके अंदर पॉजिटिव प्लेट ने इस डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव चार्ज को खींच लिया, पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया और इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई, या कहें इस डाइपोल में, इस डाइलेक्ट्रिक में एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। तो जितना भी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम जितना इंड्यूस होता है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। देखिए, जिससे पहले हमने पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसी पोलराइजेशन डेंसिटी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। याद रहेगा, इसको हम P से डिनोट करेंगे, P से। अब कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ? मान लीजिए जो चार्ज इस तरफ सेपरेट हुआ नेगेटिव चार्ज, उसको हमने कह दिया माइनस QP। QP, P इसलिए लगा दिया चार्ज जो सेपरेट हुआ ड्यू टू पोलराइजेशन, प्लस QP। ठीक है, तो माइनस QP प्लस QP का हम एक डाइपोल मान लेते हैं और ये बीच का सेपरेशन हो गया D। तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा? डाइपोल मोमेंट होगा QP इंटू D। ठीक,
मान लीजिए इस डाइलेक्ट्रिक का जो वॉल्यूम है वो है ये D इसकी थिकनेस है और A इसकी जो साइड्स हैं उसका एरिया है। तो साइड्स का एरिया A, सेपरेशन D, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा AD। D से D कैंसिल हो गया तो P इज इक्वल टू कितना आ गया QP अपॉन A। और QP अपॉन A का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, और चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी किसके इक्वल आ गई सिग्मा P। सिग्मा P मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि पोलराइजेशन की वजह से इंड्यूस हुई है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी किसी भी डाइलेक्ट्रिक की सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन के इक्वल होती है। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज हम यहां से और समझ लेते हैं, ये जो P होता है, P जिसको हमने पोलराइजेशन डेंसिटी कहा, ये पोलराइजेशन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E के। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया था हमने वो नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो नहीं है जो पोलराइजेशन की वजह से इंड्यूस हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू E0 माइनस EP, E0 माइनस EP। ठीक है, E0 जो हमने कैपेसिटर के अंदर लगाया, EP जो पोलराइजेशन की वजह से इंड्यूस हुआ। तो ये E वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पोलराइजेशन डेंसिटी रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम यहाँ से हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है एप्सिलॉन नॉट, और उसके साथ एक और आता है, इसको बोलते हैं चाई, CHI, चाई। एक ग्रीक लेटर है ये, इसको X की तरह इस तरह से बनाते हैं। इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और अगर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को देखें तो ये किसके इक्वल है P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E के इक्वल। एप्सिलॉन नॉट सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि हम इस चाई को डायमेंशन लेस रख सकें। ठीक है, तो ये चाई जो है ये रेशियो है पोलराइजेशन डेंसिटी का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेफिनेशन बन सकती है ससेप्टिबिलिटी की, द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी टू the epsilon naught times to the reduced value of electric field is called electric susceptibility। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी किसी भी डाइलेक्ट्रिक की एक एबिलिटी है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर वो डाइलेक्ट्रिक कितना डाइपोल मोमेंट एक्वायर करेगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट वो एक्वायर करेगा। ठीक, ये हो गई चाई की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हम यहीं से और ड्राइव कर लेंगे, वो है इस ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बीच में एक रिलेशन। और वो रिलेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा, देखिए E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। ठीक, EP ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और हम ये भी जानते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैपेसिटर के अंदर वो सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। ठीक है, तो चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हमने भी ड्यू टू पोलराइजेशन लगा दिया। और इससे पहले अभी हमने देखा था कि ये सिग्मा P किसके इक्वल आ रहा था, ये सिग्मा P इक्वल आ रहा था पोलराइजेशन डेंसिटी के। और पोलराइजेशन डेंसिटी किसके इक्वल थी, पोलराइजेशन डेंसिटी इक्वल थी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चाई E के। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू E0 माइनस चाई E। इस चाई E को आप इधर ले लीजिए तो ये प्लस का हो जाएगा, E कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस चाई इज इक्वल टू E0। E को आप इधर भेज दीजिए तो 1 प्लस चाई इज इक्वल टू E0 अपॉन E। देखिए ये जो E0 अपॉन E होता है
इस टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक। तो ई नॉट अपॉन ई की जगह आप लगा दीजिए के, तो रिलेशन बन जाएगा 1 + chi इज इक्वल टू के। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 1 + इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। आज की वीडियो में इतना ही।